Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine, doing well. तो आज मैं आ गई हूँ फिर से लेके आपके लिए एक नई वीडियो। और अगेन ये वीडियो है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। मैंने ऑलरेडी करिकुलम के ऊपर वीडियोस बना दी हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम पे वीडियो बन रही है। मैंने 2 और 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में ऑलरेडी बता दिया है अपने पुराने वीडियोस में। और इसी तरीके से आज हम एक नए करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे जिसका मतलब है, जिसका नेम है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। ओके। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम क्या होता है, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि ये क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे। हमने कल पढ़ा था इंटीग्रेटेड, है ना, और इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो इंटीग्रेटेड जैसा ही है। बहुत से स्टूडेंट इन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले लेट मी क्लियर दिस। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज गोल्ड। ठीक है। अब गोल्ड का एग्जाम्पल ले रही हूँ इसीलिए क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है ना, इसे हर बंदा एक अपने अप्रोच से देखता है। ठीक है। ये कैसे? अब जैसे मान लीजिए हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, और अगर मैं किसी ऐसे बंदे को बताऊं जो साइंस पढ़ता है, ठीक है ना, या फिर कोई साइंस का स्टूडेंट है, ओके, तो फिर वो गोल्ड को किस तरीके से देखेगा? वो ये बोलेगा कि भाई ये मेटल है, भाई ये एक मेटल है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है ना। ये जो पर्सन है वो क्या करेगा ना, वो उसको स्टडी करना लग जाएगा एज ए मेटल। लेकिन यही चीज अगर मैं किसी ऐसे इंसान से पूछूं जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि भाई ये गोल्ड है, इसकी प्राइस तो ऐसी चल रही है मार्केट में आजकल, प्राइस बढ़ भी रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है ना। लेकिन अगर यही कोई गर्ली फिगर हो, यानी कि मतलब कोई वुमेन हो, ठीक है ना, या कोई फीमेल हो, तो वो क्या बोलेगी? वाओ गोल्ड, इससे तो डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरीज बन सकती है। अब इसी तरीके, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। सबका अपना अप्रोच है, सबका देखने का नजरिया अलग है। ठीक है। उसी गोल्ड को किसी ने मेटल जैसा देखा, उसी गोल्ड को किसी ने एक बिजनेस जैसा देखा, उसी गोल्ड को किसी ने एक सजावट की चीज जैसा देखा। यही है इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है। अब इंटीग्रेटेड में क्या होता था, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, ठीक है ना, वन बाय वन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे लेकिन एक ही टॉपिक, टॉपिक हमारा सेम होगा। जैसे हम गोल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर टॉपिक में गोल्ड ही होगा। अगर वो मैथ्स आएगा तो गोल्ड के ऊपर मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वो साइंस है तो फिर वो साइंस गोल्ड टॉपिक के ऊपर पढ़ाई जाएगी आज, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाने दे दूं या फिर मैं ऐसे लिखने दे दूं इंग्लिश पीरियड में, तो मैंने बोला गोल्ड के ऊपर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। तो इससे क्या हो रहा है ना, एक ही टॉपिक को डिफरेंट अप्रोच से किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज कितनी एनहांस हो जाएगी, है ना। एक गोल्ड को हम एक मेटल जैसा भी जानेंगे, गोल्ड, एक गोल्ड को मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, कैसे बिकता है, ये भी हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। और इससे ज्वेलरी के बारे में भी थोड़ी नॉलेज हमें मिल जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इसी चीज को हम अगर एक डेफिनेशन में पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच प्रोवाइड मीनिंगफुल वे इन विच स्टूडेंट्स यूज नॉलेज लर्न इन वन सब्जेक्ट एज ए नॉलेज बेस इन अदर। अब जैसे मान लो कि कोई क्लास चल रही थी, मान लीजिए क्लास चल रही थी हिंदी की, ओके। हिंदी में टीचर ने गोल्ड के बारे में पढ़ाया, गोल्ड ऐसा है वैसा है, सब कुछ पढ़ाया गोल्ड के बारे में, ठीक है। अब जैसे ही हिंदी क्लास खत्म हुई तो नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई, ठीक है, साइंस की। अब जैसे ही टीचर आए, टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया गोल्ड, तो सबके चेहरे पे ऑटोमेटिक एक स्माइल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक तो हमने अभी पढ़ा है ना। तो इससे क्या हुआ ना, हमें एक बेस मिल गया, हम इस चीज के बारे में ब्लैंक नहीं है बिल्कुल। हम ऐसा नहीं है कि इस चीज को हम फर्स्ट, गोल्ड को हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, क्योंकि हमने इसका बेस ऑलरेडी डिफरेंट सब्जेक्ट से ले लिया है। ठीक है। तो यही बोला गया कि एक सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो दूसरे सब्जेक्ट की बेस जैसा काम करता है। ओके। तो ये है इंटरडिसिप्लिनरी का मीनिंग, इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे फिर?
ईच टॉपिक इज स्टडीड थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। टॉपिक सेम होगा लेकिन हम उसको डिफरेंट क्लास में डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। अगर गोल्ड को, अगर हम लोग गोल्ड के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वहां पे जो यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस में गोल्ड की सबसे ज्यादा गोल्ड की पैदाइश है ना, सबसे ज्यादा गोल्ड इस जगह पे मिलता है। ठीक है, गोल्ड जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, इस तरीके से चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी में उसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक वही है, टॉपिक गोल्ड ही है, लेकिन इसका जो नजरिया है देखने का वो अलग हो गया है। ओके, अब जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, एक गिलास पानी, इसमें पानी है भाई लेकिन पानी आधा भरा हुआ है। कोई पर्सन आएगा तो बोलेगा ये आधा खाली है, कोई पर्सन आएगा तो ये बोलेगा आधा भरा हुआ है, लेकिन है तो अल्टीमेटली इसी ग्लास के बारे में। ओके, एनहांस स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, जब एक ही टॉपिक को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे तो स्टूडेंट की क्या निखर के आएगी, क्रिएटिविटी, है ना। हो सकता है कि वो किसी सब्जेक्ट में पढ़ के इतना मजा आया उसको कि वो उसने उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर डाला। मान लो वो ज्योग्राफी में सुन रहा था कि गोल्ड इस जगह पे बहुत मिलता है, दैट्स वाई यहाँ पे गोल्ड की अवेलेबिलिटी बहुत है, तो हम जाएंगे तो या इस जगह पे हमें प्योर गोल्ड मिलेगा। तो इस तरीके की उससे इंटरेस्ट आ गया, उसने उस चीजों को और कुरेद के निकाला और उस चीजों के बारे में और जानने की कोशिश की, है ना। तो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी निखर के आती है। टीचर वर्क एज ए कोच, टू कोच, डेफिनेटली टीचर एक कोच ही होता है जो गाइडेंस देता है, बताता है, समझाता है ना। टीचर का कोलैबोरेशन होता है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए स्टाफ रूम में सब बैठ के डिस्कस कर रहे, सबने बोला भैया आज सब लोग गोल्ड के बारे में ही पढ़ाना, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना, आपका अपनी टीचिंग को कोलैबोरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। अगर कोलैबोरेशन के थ्रू वो बोलते हैं कि भाई प्लान, मतलब कोलैबोरेशन मतलब प्लान तरीके से भी हो सकता है, वो अपनी पढ़ाई को कोलैबोरेट मिला के एक तरीके से, टॉपिक यही चल रहा है तो स्टूडेंट के दिमाग में गोल्ड चल रहा है तो वो गोल्ड ही घूमेगा दिन भर, तो क्यों ना मैं भी आज गोल्ड पढ़ा दूं। फिर हिंदी टीचर ने बोला हाँ चलो फिर मेरे पास भी टॉपिक है गोल्ड तो मैं भी आज वही पढ़ा दूंगी। इस तरीके से कोलैबोरेशन में चलता है, ठीक है। कोऑपरेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल ऑल, ठीक है। तो इसकी जो करिकुलम की मेन खूबी यही होती है कि इसमें सबका कोऑपरेशन चाहिए होता है, कोई एक भी बंदा का कोऑपरेट नहीं करेगा तो ये करिकुलम अप्लाई करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, सबका सहयोग चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस करिकुलम के एडवांटेजेस क्या है। लर्निंग इज डीपर, लर्निंग बहुत डेप्थ में होती है, क्यों, क्योंकि हम लोग एक ही टॉपिक को हर तरीके से देख लेते हैं, मार्केट में कैसे चलता है, कौन सी जगह पे मिलता है, ठीक है ना, कितने प्राइस में चलता है, बेचते कैसे, खरीदते कैसे, कहाँ पे मार्केट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम ये डिफरेंट सब्जेक्ट में एक ही चीज के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज बहुत उस चीज को लेके बहुत डेप्थ होगी। अगर आप उसके बाद अगर कोई आपको पूछेगा गोल्ड के बारे में तो आप सब जानते होगे, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो है ग्रेटर क्रिएटिविटी, और डिफरेंट चीजों को एक टॉपिक को डिफरेंट तरीके से पढ़ने से जो बच्चे की क्रिएटिविटी है वो एनहांस होती है, बच्चा और क्रिएटिव तरीके से सोचने लगता है, ठीक है। लर्नर एक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड व्हेन टू यूज द स्किल। अब जब डिफरेंट तरीके से उस चीजों को पढ़ा तो जो लर्नर है यानी कि जो स्टूडेंट्स है उनको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज हमें कहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको जाना है मार्केट में ज्वेलरी बनवाने, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप कॉमर्स में जाएंगे, कॉमर्स के थ्रू आप उसका प्राइस देखेंगे, ठीक है, कहाँ इस वक्त किस प्राइस में अवेलेबल है, इसका प्राइस कब गिरेगा, कब बेटर प्राइस पे हमें मिलेगा, है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप बोल सकते हैं या फिर स्किल को कहाँ अपनाना है, कब कौन सी जगह पे अपनाना है, ये हमें पता चलेगा, एक लर्नर को पता चलेगा। ए लर्नर एडॉप्ट टेक्स्ट बुक नॉलेज टू द रियल वर्ल्ड, और इसी को वो क्या करता है, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। जैसे आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो आप उसमें कॉमर्स अप्लाई करोगे और कोशिश करोगे उसका प्राइस को जानना, कब गिरेगा, कब आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा इसको खरीदने का, है ना। टीम स्पिरिट जो चाहिए, ठीक है, टीम स्पिरिट चाहिए इसमें, इसीलिए ये टीम स्पिरिट को जन्म देता है, तो ये इसका एक अच्छा वो है, मेरिट्स है, दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और डिफरेंट तरीके से जब एक ही चीज को जान लिया, बहुत नॉलेज आ गई, तो कोई भी स्किल या नॉलेज कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे, क्योंकि हमने उस चीज के बारे में बहुत नॉलेज एक्वायर कर ली, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वो चीज आज सामने आई तो हम उस चीज को
उस पे अप्लाई करेंगे, ओके, नॉलेज को। अब जिस तरीके से हर चीज की कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं, उसी तरीके से डिसिप्लिनरी अप्रोच की भी डिमेरिट्स हैं। रिक्वायर्ड ए गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक ही टॉपिक पर टाइम दे रहे हैं, तो इसमें रिसोर्सेज बहुत खर्च होंगे, टाइम खर्च होगा, ठीक है ना। एक डिफरेंट टीचर एक ही चीज के पीछे लगे हैं, टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो रिसोर्सेज का यूज तो इसमें बहुत हो रहा है। Sometimes teacher may feel that parents are not supportive or students are incapable of learning. This is learning, okay, LEARNING, learning. तो कभी कभी टीचर्स को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ग्रुप चाहिए होता है। अब जैसे साइंस की टीचर ने बोला भाई आप गोल्ड लेके आना, कल मैं एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, तो हो सकता है इस पे पेरेंट्स सपोर्ट ना करें, हम गोल्ड ले जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होता है जो पेरेंट्स ही कंप्लेन कर देते हैं, आप कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स देते हो, हमारा इतना खर्च हो जाता है, होता है ना, जनरली इस तरीके की चीज होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स का कोऑपरेशन जब नहीं मिलेगा तो आप इस चीज पे कामयाब नहीं हो सकते, ओके। और जो स्टूडेंट्स है कभी कभी इनकैपेबल ऑफ लर्निंग होते हैं, कैसे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो हर सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो सकता है गोल्ड उसको स्टोरी जैसा जब हिंदी में बताया गया उसे बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन जब वही चीज ज्योग्राफी में बताया गई उसको टफ लगा, तो वो कैपेबल नहीं है किस चीज को लर्न करे, उसे टफ लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो स्टूडेंट है और उसकी अगर कोई इनकैपेबल है पढ़ने के लिए, तो ये चीज हम लोग जो करना चाहते हैं, एक ही चीज की, एक टॉपिक की नॉलेज डिफरेंट तरीके से उसको दे, तो वो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, वो नहीं समझ में आए, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट्स है। समटाइम टीचर में हैव पर्सनल इशू, कभी कभी क्या होता है ना, ग्रुप में पढ़ाने तो जा रहे हैं, लेकिन कभी टीचर क्या होता है ना, आपस में उन लोगों की नहीं पट रही होती, सपोज वो लोग आपस में ही एक दूसरे को जेलसी हो जाए या कोई भी रीजन नहीं, अगर वो उनके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कोई टीचर्स के बीच में अगर ग्रुप बना के आ रहे हैं और उन टीचर्स की आपस में ही नहीं पट रही, तो क्या होगी, वो क्लास अल्टीमेटली स्पॉइल हो जाएगी, रुइन हो जाएगी, इसमें कोलैबोरेशन कोऑपरेशन कुछ नहीं बैठेगा। और कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, एक ही चीज को चार तरीके से चार लोगों ने बताया, तो क्या हो गया, स्टूडेंट अल्टीमेटली कंफ्यूज, लेकिन हिंदी के टीचर तो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अब साइंस के टीचर तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हर स्टूडेंट की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो समझने के बजाय उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ओके। तो ये था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में, ठीक है। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट मी। I will definitely come up with more and more videos. Thank you and have a great day.